बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे 3 चीज़ें हैं ना, एक तो बजट है, फिस्कल डेफिसिट है, उसके अंदर ऑस्टेरिटी है और उसके बाद जो है आपका अ, थोड़ा-सा गवर्नेंस पे, पॉलिटिक्स पे भी बात करेंगे और करप्शन के ऊपर भी तरीके से। तो आप प्लीज़ ज़रा बताएँ कि ये जो अ, बजट के हवाले से या यहाँ से शुरू करते हैं। तो जैसे भी बजट में जिस चीज़ के ऊपर आपने डिस्कशन करनी है तो आप बताएँ प्लीज़? ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, बजट में सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आप जितनी भी एलोकेशन करें ना, तो वो इनसफिशिएंट काउंट होगी। इसलिए कि आज अगर हम यहाँ पे कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल उसकी हमें मिलती है वेजेस $500, तो सेम सर्विसेज अगर आप इंग्लैंड में प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको हो सकता है कि $4000-5000 उसी सर्विस के मिल रहे हो, जैसे भी ज़्यादा मिल रहे हो। ठीक। तो इम्प्रूव तो किया जा सकता है बजट, लेकिन क्या हमारे बजट में इम्प्रूवमेंट की कहीं पे गुंजाइश भी मौजूद है? अमूमन तो हम ये सुनते हैं कि भाई इसमें कोई गुंजाइश है ही नहीं सिरे से। अब अगर आप बजट को देखें तो इसमें इशू ये है, गुंजाइश नहीं है, लेकिन किस वजह से नहीं है, वो सिर्फ एक चीज़ है, वो है इंटरेस्ट पेमेंट्स। ये तो अभी इस दफ़ा तो बड़ा क्लियर हो गया कि भाई सीधे-सीधे बजट के 2 स्प्लिट्स हैं, एक हाफ से ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा वो जा रहा है सीधा-सीधा मार्कअप पेमेंट्स में। और दूसरा जो हाफ है वो तकसीम होता है बाकी सारे फंक्शंस में, जिसमें आपकी सिविल गवर्नमेंट भी है, जिसमें आपकी पेंशन्स भी हैं, जिसमें आपका डिफेंस भी है, बाकी सब चीज़ें हैं। वो सारी मिला के आपकी 50% को नहीं पहुँचती, 50% से कम रहती हैं। और अकेला जो 50% बजट है, वो उठा के दे दिया जाता है किसको, मार्कअप पेमेंट में। अब क्वेश्चन ये है, यहाँ पे लोगों के ज़हन में नेचुरली ये क्वेश्चन आना है कि भाई हमने कर्जे लिए हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं ना, तो ये तो फिर पिछले लोगों ने जो है हमारे लिए ट्रबल छोड़ी, या इस गवर्नमेंट ने कुछ एक्यूमुलेट कर ली तो उसकी वजह से इशू बन गया, तो ये तो अनसॉल्वेबल है। मसला ये है, ये जो गवर्नमेंट का डेट है ना, जिसके ऊपर हम इतनी बड़ी मार्कअप पेमेंट कर रहे हैं, ये बेसिकली इसके ऊपर मार्कअप पेमेंट फिक्स नहीं होती, ये रोटेट होती रहती है हर, यानी अगर आपके पास 2 टाइप्स के डेट हैं और ज़्यादा पोर्शन अमूमन शॉर्ट टर्म डेट का होता है, तो शॉर्ट टर्म डेट के ऊपर जो मार्कअप पेमेंट का रेट है वो तकरीबन मैक्सिमम 1 ईयर में चेंज हो जाता है, 1 साल में चेंज हो जाता है। ये होता ही है बेसिकली। मैं सपोज मैंने आप आज बारो किया ना, या मैंने गवर्नमेंट को डेट दिया, डेट कैसे देते हैं, उसके डेट इंस्ट्रूमेंट्स है ना, बॉन्ड्स है, ट्रेजरी बिल जिनको कहते हैं। तो ट्रेजरी बिल मैंने परचेज किया और उसके जरिए मैंने गवर्नमेंट को पैसे दे दिए, वो गवर्नमेंट को मैंने डेट दिया। तो अब जब उस ट्रेजरी बिल की मेच्योरिटी होगी तो उसके मेच्योरिटी पे गवर्नमेंट मुझे पैसे वापस करेगी और ट्रेजरी बिल वो मैं उनको हैंड ओवर कर दूंगा। दिस इज द मैकेनिज्म। अब उसमें होता यूँ है कि मसलन ट्रेजरी बिल की मैक्सिमम ड्यूरेशन है 1 ईयर और मिनिमम है 3 ईयर पाकिस्तान में, दुनिया में इसके अलावा भी है। ठीक। तो मैक्सिमम 1 ईयर ड्यूरेशन है, इसका मतलब है 1 ईयर में हमने उसको गवर्नमेंट को वापस करना है। वापस कैसे करेंगे? वापस करने के लिए ये होता है कि गवर्नमेंट के पास इतने पैसे तो है नहीं कि वो डेट सीधे से वापस करे, वो फर्दर बारो करती है, वो किसी और से लोन लेगी और वो हमें वापस कर देगी, जबकि किसी और का कर्जा उसके जिम्मे चढ़ जाएगा। अब जब वो लोन लेगी तो उस वक्त उसके ऊपर जो मार्कअप अप्लाई होगा वो उस वक्त के पॉलिसी रेट के मुताबिक होगा। आज मसलन पॉलिसी रेट 21% है, तो इस वक्त जो डेट गवर्नमेंट लेगी उसके ऊपर मार्कअप 21% के करीब करीब होगा। अब इश्यू ये है कि जैसे मैंने कहा कि जो भी हमारा शॉर्ट टर्म डेट होगा ट्रेजरी बिल की शक्ल में जो लिया हुआ है, वो 1 ईयर में रोटेट हो जाएगा। रोटेट होगा तो फिर से नया डेट आ जाएगा, उसके ऊपर पॉलिसी रेट वो होगा जो हमने खुद से डिसाइड किया हुआ है। ठीक। तो अगर हम इसको डिसाइड करते हैं 5%, तो हमें इसके ऊपर मार्कअप पेमेंट करना पड़ता 5% के हिसाब से। हम इसको 10% रखते तो 10% के हिसाब से पे करना पड़ता। हमने इसको खुद से इंटेंशनली 21% रखा, अब उसको भुगत रहे हैं।
अब ये देखें देखें एलोकेशन बेहतर बनाई जा सकती है या नहीं बनाई जा सकती। सीधी सी बात है, आपके पास 50% ऑफ द बजट जो है वो जा रहा है मार्कअप पेमेंट में। अब सपोज आप यहाँ पे मार्कअप पेमेंट्स को 80% कम कर लेते हैं, तो इसका मतलब है 80% आप बाकी के बजट में इंक्रीज कर सकते हैं, सभी के बजट में, यानी डिफेंस समेत, पेंशन समेत, सैलरी समेत, सब चीज़ों को आप 80% इंक्रीज कर सकते हैं अगर आप मार्कअप पेमेंट को 80% कम कर दें। लेकिन क्या हम 80% मार्केट पेमेंट को कम कर सकते हैं? यस वी कैन डू। वो कैसे भाई? इट्स द इश्यू ऑफ पॉलिसी रेट। पॉलिसी रेट हमने खुद डिसाइड करना है, उसको कम कर लो तो कम हो जाएगा। मसला ये है कि अब पॉलिसी रेट हमने खुद डिसाइड किया, तो हमने 21% क्यों रखा, हमने उसको 5% क्यों नहीं रखा? तो अगर आप लोग स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी स्टेटमेंट्स उठा के देखें तो उसमें एक चीज लिखी होती है कि दे आर डूइंग दिस बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन। वो ये समझते हैं कि जब हम पॉलिसी रेट को इंक्रीज करेंगे तो इससे इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है, क्या पॉलिसी रेट बढ़ाने से पास्ट में इन्फ्लेशन कम हुआ? हमारी कम से कम पाकिस्तान की हिस्ट्री में तो ऐसा कभी भी नहीं दिखाई देता। लास्ट ईयर पॉलिसी रेट जब ये नून लीग की गवर्नमेंट ने चार्ज संभाला था उस वक्त था 12%। इन्होंने इन्फ्लेशन से डर के जो है वो पॉलिसी रेट को अप करना शुरू किया। जैसे जैसे ये बढ़ाते गए साथ साथ इन्फ्लेशन भी अप होता गया। आज पॉलिसी रेट 21% पे चला गया और इन्फ्लेशन 38% पे। तो पाकिस्तान में तो कम से कम हमें बड़ा क्लियर नजर आता है कि भाई इससे कम नहीं हुआ। दुनिया में भी पॉलिसी रेट बढ़ाने से इन्फ्लेशन कम नहीं हुआ। दुनिया का एक्सपीरियंस भी यही बताता है, सवाए चंद एक ऐसे कंट्रीज के जिनका ग्लोबल इकानमी में बहुत बड़ा शेयर है। उनके अलावा कोई छोटा कंट्री ऐसा नहीं है जिसने पॉलिसी रेट बढ़ा के इन्फ्लेशन को कम करने में सक्सेस हासिल की हो। ठीक, तो हम एक गलत पॉलिसी पे चल रहे हैं जिसकी वजह से हम आधा बजट उठा के उधर दे देते हैं, और वो आधा बजट देने की वजह से हमारे लिए बाकी हर जगह पे मुश्किल हो जाती है। फॉर एग्जांपल देखें, आज हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मसलन एचईसी का बजट रखा है इन्होंने कितना, 65 बिलियन। वही अगर हम उसको डबल कर देंगे तो हर यूनिवर्सिटी को फैसिलिटी मिल जाएगी ना। तो वो डबल करने के लिए हमें कितने पैसे चाहिए? 65 बिलियन। 7,000 हम उठा के उधर दे देते हैं भाई। अगर वो ना दे तो हम दे सकते हैं ना इसको। इसी तरह बजट में जितनी भी एलोकेशन है, हर एलोकेशन को यू कैन इंक्रीज बाई 80% इफ यू डिक्रीज दी एलोकेशन फॉर मार्कअप पेमेंट बाई 80%। बाकी हर अच्छा एलोकेशन नेक्स्ट आप बढ़ा सकते हैं हाँ, जी। सॉरी सॉरी टू कट यू ऑफ। इसमें कुछ चीज़ें जो है ना हमारे ऑडियंस के लिए थोड़ा-सा ज़रा उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। जब आप पॉलिसी रेट की बात कर रहे हैं बेसिकली आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान जो है इंटरनली जो बोरो करता है और ये मेरे ख़्याल में 2/3 है हमारे जो जो भी लोन वग़ैरह हैं, बाकी जो हैं वो एक्सटर्नल हैं या फिर फ्रेंडली कंट्री से हैं, जैसे सऊदी अरब है, जैसे चाइना है, वर्ल्ड बैंक से भी लिया हुआ है। तो ये जो बाहर से जो लोन लेते हैं, वो तो काफ़ी कम रेट पे होते हैं ना। जैसे मेरे ख़्याल में आईएमएफ का जो है वो शायद 2 ढाई % है, चाइना के साथ 6 साढ़े 6% है। सऊदी अरब मेरे ख़्याल में इंटरेस्ट फ्री पे आपको लोन वग़ैरह देता था। तो आप ये भी ज़रा थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि इंटरनल और जो एक्सटर्नल लोन है क्या यही फिगर हैं इसके? एग्जैक्टली आपने सही कहा जी। इस वक्त जो है वो रफली 34,000 बिलियन रुपीस का डेट है जो हमने डोमेस्टिक बैंक से बारो किया हुआ है। टोटल डेट हमारा कोई 55 के लगभग बनता है, तो बाकी 21,000 जो है वो एक्सटर्नल डेट है जो हमने मुख्तलिफ मुल्कों से बारो किया। और ये चेंज होता रहता है पॉलिसी इसकी वजह से, एक्सचेंज रेट की वजह से। बेसिकली अगर हम देखें उसको पिछले 15-16 महीनों में, तो एक्सटर्नल डेट डॉलर टर्म्स में हमारा कम हुआ, लेकिन डोमेस्टिक रुपी में जब उसको कन्वर्ट करते हैं तो उसकी अमाउंट इंक्रीज हुई है। तो वो बेसिकली जैसे जैसे आपकी करेंसी टी वैल्यू होती है तो उसके साथ उसकी अमाउंट बढ़ती जाती है। लेकिन उसके ऊपर मार्कअप को अगर हम देखें तो उसका रेट वाकई जैसे आपने मेंशन किया वो बहुत कम होता है। अमूमन आईएमएफ का डेट जो है वो 1% से 2% के दरमियान होता है। बाकी जो पार्टीज हैं उनका डेट भी काफ़ी कम रेट पे होता है। हुँ, तो ये जो बर्डन बनता है हमारे पास, जो 7300 बिलियन रुपीस हमने रखे हैं मार्कअप पेमेंट के लिए, तो इसका 80% जो है वो डोमेस्टिक डेट की सर्विसिंग पे यूज़ होगा।
और डोमेस्टिक डेट ही वो फैक्टर है जो आपके बजट को बेसिकली खाए जा रहा है, एंड दिस इज व्हाट यू कैन कंट्रोल एक्चुअली। अच्छा, अब गवर्नमेंट जो है ज़ाहिर है टैक्स से पैसे बनाती है ना, तो जो हमें मतलब ये तो इन्फॉर्मेशन ओपन है कि पाकिस्तान का जो डेब्ट टू जीडीपी रेशो है वो 10% है। मतलब जितना पाकिस्तान का जीडीपी है उसका पाकिस्तान जो है 10% टैक्स कलेक्ट करता है। तो आप जैसे कह रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन नहीं है या मतलब डिफिकल्ट है, एक दफ़ा जब आप डेब्ट के अंदर चले जाएँ तो उसको भी थोड़ा-सा ज़रा हम लोग डिस्कस करेंगे, डेब्ट की हिस्ट्री को कि ये कब से शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ। फिर ये भी है कि पाकिस्तान को आपको पता है कि एड भी मिली थी। अब तो शायद कम हो गई है या बंद हो गई है बाहर से, तो उससे भी आप एड से भी आप की इकॉनमी जो है वो बेहतर हो जाती है। लेकिन सबसे पहले आप ये बताएँ कि ये जो टैक्स की जो कलेक्शन है जिसका जो है डेब्ट से काफ़ी मतलब ताल्लुक है। इस वक़्त जो है जो जो हमें जो फ़िगर है वो $28 बिलियन है। ये हमारी टैक्स की कलेक्शन तकरीबन लगभग और वो है 10% जीडीपी की। और ये जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को जो बताया गया है, मशवरा दिया गया है कि आप इसको डबल करें। जैसे इंडिया का जो है 15% है, फ़िलिपीन का 13% है, अमेरिका के अंदर 26% है, स्वीडन को अगर आप देखें तो ये 40% से भी ज़्यादा है। तो ये एक सॉल्यूशन नहीं है कि अगर टैक्स कलेक्शन जो है अगर बेहतर हो जाए, तो ये जो डेब्ट की जो सर्विसिंग है, यहाँ पे थोड़ी हेल्प हो जाएगी। आप क्या कहते हैं इसमें? आप सही कह रहे हैं कि बहुत सारी कंट्रीज में टैक्स रेट पाकिस्तान की निस्बत बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये भी एक रियलिटी है कि बहुत सारी कंट्रीज में टैक्स रेट हमसे बहुत कम भी है, फिर भी वो सर्वाइव कर रहे हैं। टैक्स इज नॉट ओनली सोल्यूशन। टैक्स उस वक्त कलेक्ट किया जा सकता है जिस वक्त उसके लिए कोई स्पेस मौजूद हो। अभी हम बिजनेस को सिरे से अलाउ नहीं कर रहे। इस वक्त हमारे पास पॉलिसी रेट है 21%, तो उससे तकरीबन 1% अबव होता है काइबोर। उससे भी 2-3% एक्स्ट्रा पे बैंक आपको बिजनेस लोन देते हैं। ठीक। अब मुझे ये बताएं, इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में क्या ये पॉसिबल है कि आप कहीं पे कोई बिजनेस करवा सकें बाई बारोइंग फ्रॉम बैंक? नहीं है। जब बिजनेस नहीं होगा तो उसके ऊपर टैक्स कैसे कलेक्ट होगा? अभी तो हाँ, ये मैं सारा वो नहीं वो तो इम्पोर्ट्स के ऊपर जो टैक्स ले रहे हैं उनके ऊपर चल रहे हैं बेचारे। लेकिन जी, जी। डोमेस्टिक बिजनेस के ऊपर तो टैक्स कलेक्ट करने के लिए इंतहाई वो कैसे करेंगे? अच्छा, इफ यू वांट टू इंक्रीज द टैक्सेस, उसका भी सोल्यूशन यही है कि आप पॉलिसी रेट को कम करें। इट विल क्रिएट स्पेस फॉर द बिजनेस। ठीक है। और बिजनेस अगर आपका बैंक से स्पॉन्सर होगा तो वो फॉर्मल बिजनेस होता है। सबसे ज्यादा रेगुलेटरी सेक्टर आपको पता ही है कि बैंक्स हाँ, का लेकिन ही है। लेकिन डॉक्टर ठीक साहब है आप खुद ही जी। बता रहे थे कि जो टैक्स के रेट थे पहले बेहतर थे। अब जो है ना दुगने हुए हैं ना। पहले तो जो टैक्स के जो रेट थे या बेसिस पॉइंट थे वो कम थे। तो उस वक़्त जो है टैक्स की कलेक्शन इतनी अच्छी क्यों नहीं थी? मैं आपको मिसाल देता हूँ। जो पाकिस्तान में जो फाइलर हैं, जो मेरे ख़्याल में 2018 से पहले 1% थे फाइलर पाकिस्तान के अंदर। फिर जो है ना मेरे ख़्याल में आईएमएफ की तरफ से प्रेशर था उनको या कहीं से, तो फिर इन्होंने उसको दुगना किया 2%। ये हम पर्सनल इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं। जब हम 10% की बात करते हैं तो इसमें आपकी ड्यूटी भी आ जाती है, कॉर्पोरेट टैक्स भी आ जाता है, इसमें जीएसटी आता है, जीएसटीएस भी आ जाता है, जो सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं उसके ऊपर भी जो है ना वो टैक्स होता है। तो अगर आप लोन को देखें पाकिस्तान में तो इंस्टीट्यूशनल लोन जो है वो तो सिर्फ़ 4% है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अगर आप अमेरिका में देखें तो आपको मेरे ख़्याल में 80% लोग जो हैं मसलन घर जो है लोग मॉर्टगेज के ऊपर लेते हैं, गाड़ियाँ भी, इवन अगर किसी को एजुकेशन चाहिए तो उसमें भी वो लोन लेते हैं। तो हमारे पास तो इतना बड़ा इश्यू नहीं है ना कंज़्यूमर लेवल पे या प्राइवेट सेक्टर के अंदर के हर किसी ने जो है ना लोन पे चीज़ें ली हैं। आपको पता है ये कैश की इकॉनमी है, अगर आप घर भी बनाएँ, फैक्ट्रियाँ, कोई प्लाज़े वगैरह बनाते हैं आप, तो लोग अक्सर जो है ना शराकत करते हैं, इसमें कैश से बिज़नेस होता है पाकिस्तान के अंदर। तो सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में लोग टैक्स क्यों नहीं पे कर रहे? और दूसरा जो है ना ज़कात का इश्यू है। मतलब दोनों चीज़ें चल रही हैं ना,
ज़कात को हम लोग वेल्थ टैक्स कहते हैं ना। और बाकी जो है इनकम टैक्स है। तो लगता ये है कि अब जैसे मैं आपको यूएनडीपी की मैं फ़िगर दूँ, तो यूएनडीपी के हिसाब से तकरीबन $28 बिलियन की टैक्स की चोरी हो रही है पाकिस्तान के अंदर। अब इसमें कस्टम ड्यूटी के अंदर भी हो सकती है, स्मगलिंग भी हो सकती है इसके अंदर इनकम टैक्स की भी चोरी है। दूसरा ये कि बहुत सारा और बहुत बड़ा रिटेल का सेक्टर है, जो टैक्स या सेल्स टैक्स जो है वो पे नहीं करता। तो हमें जो लगा है ना, आप इसको वेरीफ़ाई कर सकते हैं। अ, मतलब इसमें आप बता सकते हैं कि क्या वाक़ई ये इश्यू है या कुछ और चीज़ें हैं जिसकी वज़ह से टैक्स कलेक्ट नहीं हो रहा। जो हमने जो थोड़ी रिसर्च की है ना, पाकिस्तान का जो है काफ़ी लो में आता है। जितने भी कंट्री हमने देखे हैं, जैसे मैंने आपको इंडिया की मिसाल दी, इंडिया में तो पाकिस्तान से ज़्यादा पॉवर्टी है, लेकिन वो फिर भी 15% है उनका जीडीपी का टैक्स और हमारा जो है 10 है। तो एक तो हमें ये रिकॉग्नाइज़ करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारी टैक्स की जो कलेक्शन है ना, वो पुअर है। तो अब आप थोड़ा-सा ज़रा हमें एजुकेट करें कि इसकी क्या वजह है कि लोग क्यों नहीं टैक्स देते? और ये कि कहाँ पे ज़्यादा लीकेज है? क्या अपर क्लास वाले, मिडल क्लास वाले ज़्यादा उसको वो कर रहे हैं या फिर आम लोग भी इसके अंदर शामिल है? बाय द वे, ज़कात का तो आपको पता है ना कि अगर किसी के पास निसाब है जो तकरीबन $5200 बनते हैं, उसके हिसाब से आप लगा लें कि 13 लाख अगर किसी के पास हैं, तो उसके ऊपर ज़कात बनती है, वेल्थ टैक्स उसके ऊपर बनता है। ये मेरे ख़्याल में आपका आर्टिकल 31, 38 के अंदर है ये चीज़ें। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये भी तो एक नाइंसाफ़ी हो जाती है ना कि जिनको टैक्स देना चाहिए वो टैक्स नहीं दे रहे, तो उसकी वजह से फिर इनडायरेक्ट टैक्स जो है ना हो जाता है और आपके पेट्रोलियम के ऊपर है, आपकी कमोडिटी के ऊपर। तो बोझ जो है ना फिर आपके 90-95% जो पॉपुलेशन है उस पे जाके ये बोझ पड़ता है। तो इसके ऊपर थोड़ा-सा ज़रा आप बताएँ, हमें एजुकेट करें कि यहाँ पे क्या। अब यहाँ पे मैं ये आपने जो पॉइंट्स रेज़ किए ये अपनी जगह पे दुरुस्त है, लेकिन मैं इसको एक और एंगल से देखता हूँ। वो ये कि भई टैक्स यहाँ पे जितना भी कलेक्ट हो ना, उसका यूसेज कोई हमें अच्छा नज़र नहीं आ रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप पिछले 3-4 सालों का अगर बजट देखें तो वो सारे बजट रफ़ली बैलेंस में हैं। बैलेंस का मतलब ये यानी प्राइमरी बजट आपका बैलेंस में है। प्राइमरी बजट क्या होता है जी, आपकी जो डेट रिलेटेड पेमेंट्स हैं उनको निकाल दें और बाकी का जो बजट है उसको कहते हैं प्राइमरी बजट। तो वो रफली बैलेंस में है। इसका मतलब है जितनी हमारी टैक्स कलेक्शन है इतने ही गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं, राइट? वो अब थोड़े हैं या ज़्यादा हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट को जितने पैसे चाहिए इतने पैसे हम टैक्सेस से कलेक्ट कर लेते हैं, राइट? उसके बाद भी हमारा बजट डेफिसिट रहता है, कभी 4% ऑफ जीडीपी, कभी 5% ऑफ जीडीपी। वो डेफिसिट अब कहाँ से आ गया? वो उस डेफिसिट की वजह से आपका डेट एक्यूमुलेट हो रहा है, हर साल बढ़ता जा रहा है। वो जो हमारे पास डेट एक्यूमुलेट होता जा रहा है, द रीज़न फॉर दिस इज़ कि हमने पॉलिसी रेट इतना ज़्यादा रखा, इतना ज़्यादा हमें सूद पे करना पड़ता है, वो सूद हमारे पास अगले साल के लिए फिर बजट डेफिसिट को डबल ट्रिपल कर देता है। तो हाँ, अब अब इसमें टैक्स कलेक्शन डॉक्टर साहब। अपनी जगह पे सॉरी, कम टैक्स की लेकिन कलेक्शन वो अपनी वो जगह। तो वो तो हमें पता है कि हमारे पास जो है जी। ना एक डेब्ट का हमारे पास बर्डन है, उसको हमने पे करना है किसी तरीके से। तो अगर हम ये कहते हैं कि जितनी हमारी इनकम है उतना हमने खर्च करना है, तो ये तो एक सही स्ट्रैटेजी नहीं है ना। आपकी जो एक्सपेंसेस है उससे ज़्यादा आपने इनकम करनी है ना, तब जाके आप उसको डेब्ट को पे ऑफ करेंगे ना। अगर आप फिलिपीन को देखें तो इन्होंने भी आईएमएफ से लोन लिया हुआ था, लेकिन अभी मेरे ख्याल में रिसेंटली अ, इन्होंने जो है उसको पे ऑफ कर दिया। उनकी स्ट्रैटेजी थी कि अगर उन्होंने टैक्स बढ़ाए हैं या फिर कुछ भी किया उन्होंने, दे हैव मैनेज्ड इट। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि टैक्स का जो पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर, सवाल ये है कि वो पोटेंशियल है, नंबर 1। दूसरा ये है कि क्यों नहीं टैक्स कलेक्ट हो रहा पाकिस्तान के अंदर, क्या वजह है उसकी? देखिए ना, एक वजह तो आपने ये बताई कि अच्छा। लोग इस वजह से टैक्स नहीं देते कि उनको पता है कि इसका गलत इस्तेमाल होगा या गवर्नमेंट जो है उसको मिसमैनेज करेगी। मिसमैनेजमेंट का भी हम जानते हैं कि आपके पास पैसे हैं, आपने उसको मैनेज सही तरीके से नहीं किया तो आपको नुकसान हो गया, वो हम समझते हैं। दूसरी जो है ना करप्शन है। करप्शन ये है कि आप जिनसे आपने टैक्स लेना था, आपने नहीं लिया, उसको माफ़ कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब जैसे एक हदीस है,
क्योंकि इस्लामिक मुल्क है, तो उसमें हदीस में ये है कि अगर कोई टैक्स ना दे, फ़र्ज़ किया 5 साल से 10 साल से कोई टैक्स नहीं दे रहा, तो हदीस में ये है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बोला कि हम उसकी आधी प्रॉपर्टी ज़ब्त कर लेंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 227 के हिसाब से आप ये कर सकते हैं इसको, कि आप पूरी नहीं, आधी प्रॉपर्टी उनकी ज़ब्त कर लें, या जैसे मैं डॉक्टर अताउर रहमान से बात कर रहा था कोई 4-5 दिन पहले। उन्होंने क्या किया कि नादरा से डेटा लेके लोगों के पहले असासे पता किए कि किसके कितने असासे हैं, घर कितने हैं, गाड़ियाँ कितनी हैं, बैंक में कितने पैसे हैं। तो उन्होंने उनको एक लेटर भेजा, तो उसमें उन्होंने बताया कि देखें भई आपका टैक्स जो है ना 1 लाख बनता है, अगर आप ये नहीं पे करेंगे तो आप जेल में जा सकते हैं। तो वो बता रहे थे कि उन्होंने कोई 50 बिलियन से भी ज़्यादा जो है उन्होंने टैक्स कलेक्ट किया। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि ये जो इश्यू है कि हम डेब्ट नहीं पे कर पा रहे, सर्कुलर डेब्ट है, कॉन्स्टेंटली हम क्राइसिस में जा रहे हैं, तो सॉल्यूशन तो है हमारे पास। तो आप ये समझते हैं कि ये एक हमारी मजबूरी है या हमारे अंदर ये करप्शन है पाकिस्तान के अंदर कि ये सॉल्यूशन जो है इसका नहीं हो रहा? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि करप्शन यहाँ पे हो रही है, एक स्पेशली टैक्स कलेक्शन में बहुत ज़्यादा करप्शन हो रही है। लेकिन जो ये जो बर्डन बार-बार डाल रहे हैं ना, वो ये कितनी बड़े लेवल पे हो रही है उसका आपको मैं एक मैं आपको मैं ये बताऊँ कि इस वक़्त आपके पास सेविंग रेट कितना है? रफली 5% से भी लेस है हमारा सेविंग रेट। इसका मतलब है हम जो कमाते हैं कंज़्यूम कर लेते हैं। रियल इनकम आप लोगों की पिछले 4-5 सालों में फ़ॉल हुई है। रियल इनकम फ़ॉल होने का मतलब ये है लोगों ने जो एक्सपेंडिचर्स का पोर्टफ़ोलियो पहले से सेट किया होता है, वो पोर्टफ़ोलियो वो मेंटेन करने के काबिल नहीं रहते। तो अभी हम टैक्स कलेक्शन की बात कर लें या किसी और मद में अगर हम ये समझें कि लोगों से हम ले सकते हैं तो विदाउट हर्टिंग देयर रियल इनकम पॉसिबल नहीं है। हुँ, हुँ। इसका भी हमारे पास जो है ना थोड़ा-सा डेटा है, ज़्यादा डेटा नहीं है। आपको पता अच्छा। है पाकिस्तान में जो इकोनॉमी है अनडॉक्यूमेंटेड है। अ, जो जो थोड़ी-सी जो रिसर्च अवेलेबल है पब्लिक के अंदर, तो वहाँ से अगर आप देखें तो सेविंग जो है, जो मेरे ख़्याल में 50% जो पॉपुलेशन है, उसकी तो सेविंग जो है वो नेगेटिव है। एक जो डेटा अवेलेबल है उसमें ये था कि वो मकरूज़ हैं बाकायदा। 1000 रुपए जो है ना मकरूज़ हैं। लेकिन जैसे-जैसे आप ऊपर जाते हैं मिडल क्लास से या अपर मिडल क्लास से अपर क्लास की तरफ, उनकी तो बहुत ज़्यादा सेविंग है। और उनकी सेविंग कैसे है? एक तरफ से तो जो टैक्स ड्यू है वो टैक्स पे नहीं कर रहे। जैसे मैं आपको मिसाल दूँ, यूएनडीपी की 2019 की जो रिपोर्ट है उसमें उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान का जो एलीट तबका है, जो अपर क्लास है, अपर मिडल क्लास और जो अपर क्लास है, वो 17 बिलियन डॉलर की वो मराद जो है, जो उनको नहीं लेने चाहिए, वो ले रहे हैं। ये जो टैक्स जो कलेक्ट नहीं हो रहा, ये उसके अलावा की फिगर है, 17 बिलियन डॉलर, जो उनको मराद हैं। मतलब अगर शुगर मिल है, तो उनको टैक्स की छूट मिली हुई है, अगर कोई उनकी और कोई है, तो गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने टैक्स की जो है ना, वो छूट ली हुई है, जो उनको नहीं लेनी चाहिए थी। तो कहने का मकसद ये है कि जैसे-जैसे अमेरिका में भी ऐसे ही है। अगर आपकी इनकम जो है वो ज़्यादा है, चाहे आप बिज़नेस में हैं या आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है आपकी सेविंग ज़्यादा होगी, आपके पास दौलत जो है वो जमा होती रहेगी। तो हम बात कर रहे हैं कि टैक्स की कलेक्शन जो अपर मिडल और अपर क्लास में है ना, वहाँ पे इश्यू है, वो टैक्स पे कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं पे कर रहे। तो मतलब जो आप कह रहे हैं ना कि जो मजबूरी है, वो मजबूरी मतलब लोअर क्लासेस को तो है, वो हम समझते हैं। बल्कि मेरा ख़्याल में वो ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल दूँ, डान के अंदर एक खबर आई थी, तो उसमें 312 जो एमएनए हैं, उनकी जो इनकम है, वो है कोई तकरीबन 30 लाख के करीब है, महीने की इनकम उनकी। ज़ाहिर है उनके अपने बिज़नेस हैं, जो भी हैं। और जो डान में जो रिपोर्ट आई थी ना, उसमें उन्होंने बताया कि वो टैक्स जो है सिर्फ़ 4% पे कर रहे हैं। तो अगर आम लोग जो है फ़र्ज़ किया 20% या इतना पे पे कर रहे हैं, तो मतलब ये आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जितने-जितने
आप अपर क्लास में जाते हैं तो टैक्स की शरह जो है कम होती जा रही है। तो ये एक नाइंसाफ़ी नहीं है? नहीं एग्ज़ैक्टली ये नाइंसाफ़ी तो मौजूद है। अपर लेवल पे आपके टैक्स की गुंजाइश भी मौजूद है, वहाँ पे करप्शन भी मौजूद है। लेकिन ये करप्शन एक पूरा सिस्टम होता है ना, उस सिस्टम को अच्छा ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू इसमें बाकी लोगों से अमूमन काफ़ी डिफ़र कर रहा होता है, तो इसलिए थोड़ा-सा कन्फ्यूजन भी प्लीज़। क्रिएट होती है। जी, इश्यू ये है कि एक हमारे पास सिस्टम मौजूद है जिसमें कुछ करप्शन करने वाले हैं, कुछ लेने वाले हैं, कुछ देने वाले हैं, दोनों चीज़ें। उनमें जो आपके 10% वो लोग हैं जिनका माइंड ही इंतहाई किस्म का करप्ट है, जो पैदा ही करप्शन के लिए हुए और वो किसी सूरत में माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। और 10% के करीब वो लोग होंगे जो किसी सूरत में करप्शन पे आएँगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी जो दरमियान में लोग होते हैं ना, ये ऐसे होते हैं कि जिन्हें जब मजबूरी होती है, जब वो देख रहे होते हैं कि जो उनकी जायज़ ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं होती, तो वो फिर इस तरफ आते हैं। तो फिर ये पूरा सिस्टम जो है वो उनको सपोर्ट करता है और वो आगे करप्शन इतनी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा लोगों को फैसिलिटेट कर दें, तो फिर करप्शन को रोका जा सकता है। बस देखिए पाकिस्तान का एक तो वैसे ही हम लोग जो पाकिस्तान के बारे में हमारी अमूमन कंसेप्ट है वो तो पता ही है, और पाकिस्तान में भी बिलखसूस पुलिस कितनी करप्ट है, राइट? अब इस पुलिस के अंदर एक सेक्शन डेवलप हुआ मोटरवे पुलिस, उन्हें उस वक्त के हिसाब से अच्छी सैलरीज दी गई जो उनकी बुनियादी ज़रूरियात के लिए काफ़ी थी। आपने देखा होगा कि मोटरवे पुलिस की करप्शन की स्टोरीज उस तरह से नहीं है जैसे बाकी पुलिस की होती है। लेकिन पिछले 2-3 सालों में जो आपकी परचेजिंग पावर है वो इतनी बुरी तरह से फॉल हुई है कि वो जो अच्छी सैलरीज लिया करते थे वो शायद अब वो उनकी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए काफ़ी ना हो। तो अब आप हुँ, देखेंगे कि अगले साल में शायद आपको मोटरवे पुलिस की करप्शन की दास्तानें और इस किस्म की चीज़ें भी मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो बुनियादी तौर पे करप्शन को कंट्रोल करने का एक तरीका ये होता है कि आप लोगों की इनकम बढ़ाएं। इससे कुछ लोग तो खुद ब खुद इनकम बढ़ने की वजह से करप्शन के दायरे से निकल जाएंगे, और कुछ लोग जो करप्शन लेने वाले हैं, रिश्वत लेने वाले हैं, उन्हें सप्लाई कम हो जाएगी। तो हाँ, उस वजह से तो उस इसमें तरह से करप्शन आपकी रिड्यूस होगी। यानी देखें, जी, हम यहाँ पे पाकिस्तान में अज्यूम करते हैं, जो जो मीडिया हमारा पोर्ट्रे करता है कि सबसे ज़्यादा करप्ट कौन था जी? नवाज़ शरीफ को ही कहा जाता है। नवाज़ शरीफ के दौर में आपकी करप्शन में रैंकिंग 140 से रिड्यूस होके 124 पे चली गई, 116 पे चली गई अल्टीमेटली, राइट? और आप जो मेरे ख्याल में जो इमरान ये खान जो जिसने 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 क्लेम ही किया था ट्रांस एंटी करप्शन का, जी प्लीज़, जी, जी। उसका मतलब ये क्लेम ही कि ये था कि एंटी आप करप्शन। मेरे ख्याल में ऑडियंस के लिए ज़रा क्लैरिफ़ाई कर दें। आप मेरे ख्याल में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रैंकिंग की बात जी, कर जी, रहे हैं, जी, राइट? बिल्कुल, जी, बिल्कुल, जी, ओके। बिल्कुल, ऐसे ही है। तो इमरान खान का बेसिक क्लेम ही यही था कि भई उसने ये करप्शन के खिलाफ काम करना है, तो उसमें रैंकिंग वापस 116 से 140 पे चली गई। अब बुनियादी तौर पे ये है कि लोगों की रियल इनकम रिड्यूस हुई। रियल इनकम रिड्यूस होने से उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं हुई। वैसे देखो, सपोज़ मैंने अपने बच्चे को किसी अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया हुआ है, जहाँ पे 25,000 फीस लेते हैं, ठीक? अब वो 25 के बजाय बढ़ा के उन्होंने 30 कर दी। मैं हरगिज़ ये नहीं चाहूँगा कि मेरा बच्चा उस स्कूल से निकल के किसी उससे थोड़े कम लेवल वाले स्कूल में जाए। तो मैं वो रियल इनकम को मेंटेन करना चाहूँगा, और उसके लिए जब मुझे लीगल सोर्सेज़ से पैसे नहीं मिलेंगे, तो फिर मैं उधर-उधर हाथ पैर मारूँगा, ठीक? तो अगर हम लोगों को रियल इनकम में फैसिलिटेट कर दें, तो मेरे ख्याल में कम से कम वो लोग जो मजबूरी की वजह से करप्शन करते हैं, वो लिस्ट में से निकल जाएँगे। जब वो निकलेंगे तो सप्लाई ऑफ करप्शन वो कम हो जाएगी, और उसकी वजह से एग्रीगेट लेवल पे भी करप्शन कम होगी। लेकिन ये बात मैं पहले वाज़ेह कर दूँ कि मेरे नज़दीक हर सोसाइटी में एक मखसूस परसेंटेज उन लोगों का है, जिन्हें आप वही बात है कि सोने की एक वादी पूरी की पूरी उठा के दे दें, तो वो कहेंगे दूसरी भी मिल जाए। हाँ, ठीक है, तो उस वो किस्म के ग्रीड लोग का मौजूद हैं। फैक्टर जी, ग्रीड वाले बिल्कुल। लोग मौजूद हैं। अच्छा इसमें देखिए ना दोनों चीज़ें आपकी मैं बात मानता हूँ कि अगर सैलरीज़ कम है, वेजेस कम हैं, तो उसकी वजह से भी करप्शन होती है, मजबूरी की वजह से करते हैं। लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि बाज़ लोगों को मजबूरी नहीं है, बाज़ लोगों को आदत है और अगर आप उनके ऊपर टैक्स लगाएँगे तो वो बोलेंगे कि भई हम पहले नहीं देते थे, अब हम क्यों दें? ये भी एक इश्यू है ना इसके अंदर। अब देखिए मैं अमेरिका में होता हूँ, तो अमेरिका में आप सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप टैक्स को चोरी करें। बहुत सख्त सज़ाएँ मिलती हैं और वो ये परवाह नहीं करते
कि वो कोई गवर्नर है या इवन प्रेसिडेंट है। कानून जो है सबके लिए एक है। तो एक तो हमें पता है कि मतलब हमारी जुडिशरी के अंदर जो हमारा जो लीगल सिस्टम है उसके अंदर इश्यू है, जितना आप नीचे चले जाएँ उतनी करप्शन ज़्यादा है उसके अंदर। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आम तौर पे अगर आप सोसाइटी में नीचे से ऊपर जाते हैं तो करप्शन बढ़ती है। लीगल सिस्टम जो है जो हमें जो लगता है हो सकता है उसकी वजह तनख्वाहें हों। जैसे हज़रत उमर ने जब काज़ी बनाए तो वो मेक श्योर करते थे कि उनकी तनख्वाहें अच्छी हों ताकि वो करप्शन में ना पड़े। तो वो लॉजिक भी ठीक है जो आप बता रहे हैं। बल्कि बाज़ दफ़ा वो रिकमेंड करते थे कि अमीर लोगों को वो काज़ी बनाएँ, ताकि वो करप्शन की तरफ जाएँ ही ना। ये भी एक मतलब लॉजिक और हिकमत है इसके अंदर इस तरीके से। तो ये हमें पता है कि बाज़ लोग मजबूरी से करते हैं, लेकिन बाज़ लोग जो हैं उनको आदत है इस तरीके से। तो मेरे ख़्याल में मजबूरी जो है ठीक है, एक तरफ है, लेकिन ये कि जो जिनको आदत है, जो मैंने आपको मिसाल दी कि अगर आप लोगों को लेटर भेजें जैसे अताउर रहमान साहब ने किया और करके भी दिखाया कि उन्होंने 50 बिलियन रुपए इकट्ठे भी कर लिए कि भई अगर आप ये टैक्स बनता है आपका, अगर आपने नहीं पे किया तो आपको जेल हो सकती है। उन्होंने तो इवन ये भी रिकमेंड किया कि अगर रिटेल जो स्टोर है, हमें पता है कि वो वहाँ भी टैक्स चोरी होता है और सही मतलब नहीं बताते अपनी इनकम। अगर उनसे ₹100 भी अगर कलेक्ट कर लें महीने के या साल में जो है मेरे ख़्याल में अभी उन्होंने 8,000 उन्होंने जो रिटेल स्टोर थे, उन पे उन्होंने लगाया था, कोई टैक्स लगाया था लेकिन बड़ा शोर हुआ तो फिर उनको वापस लेना पड़ा इस तरीके से। तो कहने का मकसद ये है कि अच्छा ये बताएँ कि टैक्स का रेवेन्यू यूएस के अंदर जब मिडल क्लास जो है 50% थी, तो 70% टैक्स का रेवेन्यू मिडल क्लास देती है। तो आपके ख़्याल में ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो मैंने डॉक्टर अताउर रहमान से भी पूछा, तो उसमें थोड़ी ज़रा वो थे, लेकिन हमारे पास जो है ना वो पूरा परचेज़िंग पावर का डेटा है। तो मिडल क्लास कितनी बड़ी है आपके ख़्याल में और क्या स्टैंडर्ड है उसका? फिर मैं भी आपको बताऊँगा कि वो कितनी क्या है। पाकिस्तान में? मिडल क्लास पाकिस्तान में क्या परसेंट? हाँ, मैं 20% मैं है, 30 है, 40 है? अच्छा, मेरे ख्याल में तो यहाँ पे मिडिल क्लास श्रिंक हो रही है, जितनी भी है वो श्रिंक हो रही है। जो आपकी तो कम इनकम वाली क्लास है ना, जिन्हें रियल इनकम जिनकी रिड्यूस हो रही है, ज़्यादा लोग उस कैटेगरी में जा रहे हैं। अभी तो ख़ैर ये अच्छा, मुझे इसका डेटा का आइडिया नहीं है, लेकिन मैं ये गेस कर सकता हूँ कि आपके पास जो है तकरीबन 4-5 साल पहले 50% 50,000 जो बजट था ना, उसमें लोग फैमिली मैनेज कर सकते थे। अब 1 लाख में फैमिली में मैनेज करनी बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जी। क्योंकि हम मुझे बात कर रहे हैं कि टैक्स की एबिलिटी है या नहीं है। मैं आपको पीयू का मैं डेटा देता हूँ और ये वर्ल्ड बैंक का भी है। पाकिस्तान की जो मिडल क्लास है ना 2018 में, आज का पता नहीं है, 2018 में पाकिस्तान की मिडल क्लास जो थी ना, वो थी 8% थी, 8% जो काफ़ी मतलब कम है। अब मैं आपको चाइना का मैं बताता हूँ, चाइना की मिडल क्लास 2000 में ये थी कोई यूँ समझें ये भी डेटा अवेलेबल है 6% थी और 2018 में वो 6 से उसको 50% पे लेकर गए। इसका मतलब ये है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को पॉवर्टी में से निकाल के मिडल क्लास में डाला है या लो इनकम कैटेगरी के अंदर डाला है, इस तरीके से। तो अब ये सवाल जो है मैंने जो पिछले इंटरव्यू में उनमें भी मैंने जो इकोनॉमिस्ट हैं मैंने उनसे पूछा था इस तरीके से और वो भी एग्री करते हैं कि जो गुर्बत के अंदर अगर आप उनको पैसे देते रहें, राशन देते रहें, तो उससे गुर्बत जो है बल्कि बढ़ती है। लेकिन अगर उनकी जो स्किल है अगर आप डेवलप करें और वहाँ से उनको जब आप मिडल क्लास के अंदर लेकर आएँगे, तो वो फिर जब वो काम कर रहे होंगे, ज़्यादा इनकम बना रहे होंगे, तो ज़ाहिर है आपके टैक्स के रेवेन्यू भी बढ़ेंगे। तो इसलिए मैं मिडल क्लास को डिस्कशन में लेके आना चाह रहा था कि मिडल क्लास जो है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो और ये कॉमन प्रोस्पेरिटी के लिए भी। अब प्रोस्पेरिटी हम कहते हैं 2 तरह की है। एक प्रोस्पेरिटी जो है वो सिर्फ़ ख़ास लोगों के लिए है, शुरफ़ा के लिए और एक प्रोस्पेरिटी है जो सबके लिए है। जिसमें लो इनकम वाले भी जो है ना अपना गुज़ारा कर रहे हैं इस तरीके से। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं जब पाकिस्तान में होता हूँ तो मैं ये जो है ना रेंटल जो है ना आपकी करीम और ये इन ड्राइवर मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो मैंने तकरीबन 50-60
ड्राइवरों से मैंने पूछा है, तो कोई कहता है कि मैं 1 लाख बनाता हूँ, कोई कहता है 1,20,000, लेकिन ये लोग बेचारे 12-12 घंटे काम करते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ तुम्हें बचता है कुछ? कहता है नहीं, ज़ीरो बचता है हमारा। तो इवन कोई 1,20,000 भी अगर बना रहा है महीने के, नेट उसकी जो इनकम है, उसका भी जो है ना गुज़ारा नहीं हो रहा इस तरीके से। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो है ना इनकम कम है, खर्चे ज़्यादा हैं, तो लेकिन ये है कि इसका हल होना चाहिए। क्या ख़्याल है आपका? जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मज़े की बात ये है कि यहाँ पे ऑफ़िशियली रिकॉग्नाइज़ वो पता नहीं 60,000 पे रखा है ना, उससे नीचे वालों को कुछ जो गरीबों के लिए मराहत हैं उनके लिए कंसीडर कर रहे हैं। और टैक्स फिर भी 50,000 पे रखा हुआ है। यानी अगर आप सालाना 6 लाख कमाते हैं तो आपके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल है, जबकि गुर्बत की लिमिट 60,000 से ऊपर चली गई है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह का टैक्स स्ट्रक्चर है जिसमें आप उनको पुअर रिकॉग्नाइज़ करके भी फिर भी उनके ऊपर टैक्स लगा रहे जी, हो। जी। एनीवे मिडिल क्लास यहाँ पे बुरी तरह श्रिंक हो रही है। ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है मेरी। अच्छा, ब इंडिया का जब हमने पता किया तो इंडिया की 2018 में वो थी आपकी 6% थी, इवन पाकिस्तान से भी वो कम थी मिडल क्लास। तो जैसे हम कह रहे हैं ना कि मिडल क्लास, अब मैं आपको इस्लामिक हवाला देता हूँ मैं। चाइना का तो हमें पता है कि उन्होंने मिडल क्लास को कैसे बढ़ाया। जो गरीब हैं उनकी स्किल को भी डेवलप किया, उनकी हेल्प भी की, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उनके लिए बनाए जहाँ पे रोड्स वगैरह नहीं थी, इस तरीके से। तो हमारी इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर आपको पता है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माद बिन जबल को जब यमन भेजा था, तो उनसे बोला देखिए अमीरों से टैक्स लें और गरीबों के अंदर आप टैक्स को बाँटें। तो जब हज़रत उमर का ज़माना आया तो माद बिन जबल लिखते हैं हज़रत उमर को कि बैतुल माल जो है वो भर गया है और कोई लेने के लिए नहीं आ रहा। तो इसका क्या मकसद है? इसका मतलब है कि पॉवर्टी उन्होंने ख़त्म कर दी थी विदिन 10 ईयर, राइट? तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि लाज़मी है, ये गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है कि वो ज़कात को कलेक्ट करे। और फिर अच्छा आपको कुछ ये बता सकेंगे कि लेट्स से अगर पाकिस्तान में गवर्नमेंट जो है सही तरीके से ज़कात को कलेक्ट करती है, जो उसको करनी चाहिए, तो इसके ऊपर टैक्स भी एडिशनल लगा सकते हैं अपना खर्चा पूरा करने के लिए? आपको कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन है? क्या मतलब ज़कात के ऊपर टैक्स? मेरा देखिए ना, नहीं, नहीं, ज़कात के ऊपर टैक्स नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में है कि आप ज़कात कलेक्ट करें। ये राइट। आर्टिकल 31, 38 है बेसिकली। तो लीगली आप ज़कात को कलेक्ट कर सकते हैं और ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस्लामी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ज़कात को कलेक्ट करें। तो जब हमने ज़कात का डेटा कलेक्ट किया तो पता चला कि 1% से भी कम जो है लोग जो हैं ज़कात दे रहे हैं। क्योंकि वो ये समझते हैं कि हम टैक्स तो ऑलरेडी पे कर रहे हैं, तो हम ज़कात क्यों दें? तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये इस्लामिक गवर्नमेंट जो थी हमारी 7th सेंचुरी के अंदर हज़रत उमर का जब ज़माना था, या कोई आपको अ, मुगलिया ख़ानदान के अंदर या उस्मानिया ख़िलाफ़ा के अंदर कोई ऐसी मिसाल मिलती है कि ज़कात भी कलेक्ट हो रही है और उसके ऊपर एडिशनल टैक्स भी आप कलेक्ट कर रहे हैं, दोनों दोनों तरीके से? मेरे ख़्याल में मैं इसके ऊपर जवाब नहीं दे सकूँगा इसलिए कि मेरी इस पे डीपर स्टडी नहीं है। अच्छा, चलें ठीक है। तो क्योंकि बाज़ लोग कहते हैं कि आप टैक्स नहीं ले सकते, शरिया में ये जायज़ नहीं है। तो ये भी एक इश्यू है ना पाकिस्तान के अंदर कि कुछ लोग शरिया को फ़ॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं ब्रिटिश कॉमन लॉ को फ़ॉलो कर रहे हैं इस तरीके से। तो ये भी एक कन्फ्यूज़न है ना मुल्क के अंदर। ख़ैर, तो कहने का मकसद ये है कि सॉल्यूशन है हमारे पास, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट के अंदर इतनी विल है या उनकी नीयत है कि उसको सॉल्व कर सकें, या पाकिस्तान जो है ऐसे ही चलता रहेगा मीडियोक्रेसी के अंदर कि कभी क्राइसिस में गए, कभी क्राइसिस से निकल आए, कभी तरक्की हो रही है, कभी जीडीपी जो है 7 तक चला गया है, फिर एकदम माइनस में चला गया है। तो मतलब कि आपके ख़्याल में लोग इस चीज़ के आदी हो गए हैं, एक्सेप्टेबल सिचुएशन है या इसको ठीक होना चाहिए? देखिए आपके पास विल भी मौजूद हो, पॉलिसी भी मौजूद हो, पोटेंशियल भी मौजूद हो। इवन देन अगर आप लोग सिस्टम को हर बार डीरेल करेंगे इतनी जल्दी, इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ, तो फिर कुछ भी नहीं बनने वाला।
यानी आज भी अगर आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की स्टैटिस्टिक्स आगे देखें, तो वो हमें ये बता रही है कि बांग्लादेश में जो करप्शन का लेवल है वो पाकिस्तान से ज़्यादा है, और वो लोग कंटिन्यूअसली बहुत अच्छे पेस पे ग्रो कर रहे हैं। बहुत पाकिस्तान से वो लोग आगे निकल गए, और हम लोग करप्शन में उनसे बेहतर रैंकिंग पे होने के बावजूद, अच्छी पॉलिसीज़ होने के बावजूद हम लोग नहीं कर सके। या आपको ये भी पता होगा कि वो कोरिया ने डेवलपमेंट का मॉडल यहाँ पाकिस्तान से पिक किया था, तो कोरिया वाले उसको अडॉप्ट करके कहाँ से कहाँ पहुँच गए। वी हैड ए वेरी गुड पॉलिसी, हमारे पास बहुत खूबसूरत पॉलिसी मौजूद थी, उसके बावजूद हम लोग डेवलप नहीं कर सके। जब तक यहाँ पे इनस्टेबिलिटी रहेगी तो ये फिर इस तरह से काम बनने वाला नहीं है। ये बेसिकली देखें, कुछ समझने की बातें हैं। फॉर एग्जांपल दुबई में देखें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उनकी रॉयल फैमिलीज़ के, जिन्होंने बिलियंस की प्रॉपर्टीज़ डेवलप कर ली हैं, और बिलियन की प्रॉपर्टी ज़ाहिर है कि टोपियाँ बेच के नहीं बनाई जा सकती। वो जो सैलरी है किंग की, उसमें बिलियन नहीं बनते। तो ज़ाहिर है उन्होंने अपने असर रसूख को इस्तेमाल किया, प्रॉपर्टीज़ बना ली, लेकिन उसके बावजूद दुबई कंगाल नहीं हुआ। या इसी तरह अगर आप लोग देख लें वो ब्रुनाई को, और बहुत सारी मिसालें दी जा सकती है। करप्शन किसी न किसी लेवल पे मौजूद है, शायद चंद एलिट्स के हाँ ही हो, लेकिन मौजूद है, लेकिन वो लोग कंगाल नहीं हुए। लेकिन कोई एक मुल्क ऐसा नहीं होगा जहाँ पे इंस्टेबिलिटी रही हो और उसके बावजूद वहाँ पे डेवलपमेंट भी हुई हो। कि दोनों कर्ज हैं, दोनों लानत हैं, करप्शन भी लानत है और इंस्टेबिलिटी भी। लेकिन इनमें से जो इंस्टेबिलिटी है वो मुल्क को जितना पीछे लेके जाती है ना, शायद करप्शन उसके मुकाबले में 10% भी ना हो। तो ये बुनियादी तौर पे हमने इसको समझने में मिसअंडरस्टैंडिंग की, और हर दफ़ा एक स्टेबल चलती गवर्नमेंट को फारग करने के लिए करप्शन के एलिगेशन का सहारा लिया गया। हर दफ़ा स्टेबल गवर्नमेंट्स को, जैसे ही कोई गवर्नमेंट स्टेबल होने पे जाती है, जब वो डेवलपमेंट का पेस पकड़ती है, उसी वक्त उसे कानों से पकड़ के निकाल दिया जाता है, और एलिगेशन हर दफ़ा वही लगाया जाता है करप्शन का। उसकी वजह से हमारा ये हाल हो गया है जिस पे हम खड़े हैं इस वक्त। और जब तक हम इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक हम 5 साल सब्र करने की आदत नहीं अपना सकेंगे, हमारा यही हाल रहेगा। मेरे ख्याल में यही है। अच्छा, तो इसमें डॉक्टर साहब अगर इसके मोरल एस्पेक्ट को अगर देखते हैं इसके अंदर, तो मतलब इक़्तिदार की जो भूख है या फिर तलब है, वो तो शुरू से चली आई है। पैसों का जो कॉम्पिटिशन है वो भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि मेरे बाद जो है ना, मुझे इस चीज़ की फ़िक्र नहीं है कि तुम लोग शिर्क करोगे, लेकिन तुम लोग पैसे के अंदर जो है ना वो कम्पीट करोगे। और पैसा और पोज़ीशन जो है ना, ये एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं। आपको पता है कि आप एमएनए और एमपीए नहीं बन सकते जब तक कि आपके पास कुछ करोड़ रुपया ना हो। और लोगों ने इसको भी एक इन्वेस्टमेंट बना लिया। इवन अमेरिका में भी ये इश्यू है बाय द वे, कि अगर आप के पास अम, 6-7 या 10 मिलियन नहीं है, तो आप कांग्रेस और जो है ना सेनेट के लिए नहीं लड़ सकते। तो पैसा जो है ये इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, आपको जो है इक़्तिदार में आने के लिए। लेकिन ये जो आप इंस्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ये तो एक बहुत अच्छा लफ्ज़ है। लेकिन इसके पीछे जो 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 हमें जो चीज़ नज़र आती है, आप थोड़ा-सा ज़रा उस पे भी रोशनी डालें, कि ये हसद नहीं है कि अ, मैं गवर्नमेंट में आ रहा हूँ और वो अच्छा काम कर रही है, तरक्की हो रही है, तो मेरा नाम बदनाम हो रहा है, मुझे गवर्नमेंट में आना चाहिए। तो हसद की डेफ़िनेशन जो है ना, जो जो हमें समझ में आई है कि आपके पास अगर कोई चीज़ है, तो वो छिन जाए। या फिर ये कि आपको गुस्सा आ रहा है कि उसके पास इतनी अच्छी चीज़ क्यों है, पोज़ीशन क्यों है? तो मोरल लेवल पे आप इसको क्या समझते हैं कि मतलब, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आप हिस्ट्री देखें पाकिस्तान की लीडरशिप के अंदर, तो लोग अक्सर जो है वो बदनाम ही हुए हैं। जैसे एक हदीस है कि जो आदमी 10 या 10 से ज़्यादा का जो ज़िम्मेदार होगा, तो शुरू में तो उसको जो है ब्लेम होता है, फिर उसके बाद उसकी जो है ना रुसवाई होती है, और फिर जो है ना उसके ऊपर और फिर एक और रुसवाई होती है उनकी जो है ना हिसाब वाले दिन के ऊपर। तो हमें पता है कि लोगों ने जो करप्शन की है, जो गलत काम किए हैं सियासत में,
पाकिस्तान के अंदर, तो उनकी बदनामी हुई है। तो ये क्या वजह है कि फिर भी लोग जो है पावर में आना चाह रहे हैं? क्या मोटिवेशन है उनकी? क्या करना चाहते हैं वो? अ मेरे ख़्याल में हसद का एलिमेंट बिल्कुल मौजूद है। अगर कोई डेवलपमेंट हो रही है तो उसके हाथों से क्यों हो रही है और मेरे हाथों से क्यों ना हो। ये वो फैक्टर है जिसने हमें ख़ासा ख़राब किया है। बुनियादी तौर पे अगर आप किसी के लिए हसद रखते हैं तो फिर भी जो है वो जो रूल्स ऑफ गेम सेट किए हुए हैं उनके मुताबिक करें तो फिर बात बनती है। लेकिन जब हम उससे बाहर निकल जाते हैं तो फिर वो बड़ी खराबी करते हैं। भाई आपके रूल्स ऑफ गेम ये हैं कि यहाँ पे जब गवर्नमेंट सेलेक्ट होके आती है तो उसको 5 साल के लिए रुकना चाहिए, 5 साल उसको मौका मिलना चाहिए कि वो परफॉर्म करके दिखाए। उससे पहले जब हम उसको टॉपल करने की कोशिश करेंगे, फिर यही कुछ होगा जो हो रहा है हमारे साथ। अच्छा, आपको पता है कि इमाम अबू हनीफा के ज़माने में मंसूर खलीफा था और आपको पता है कि बहुत करप्ट था वो और उन्होंने इमाम अबू हनीफा को काज़ी की पोज़ीशन ऑफ़र की, उन्होंने रिफ्यूज़ की। क्योंकि उनको पता था कि गवर्नमेंट के खिलाफ जो मुकदमे होंगे, गवर्नमेंट ने जो गलत काम किए हैं, उनको गवर्नमेंट की फ़ेवर में फ़ैसले देने पड़ेंगे, तो ये फिर नाइंसाफ़ी हो जाएगी। फिर आपको पता है कि उनको जेल में भी डाला गया इस तरीके से। तो कहते हैं कि ये सवाल मैं दूसरे पिछले इंटरव्यू में भी मैंने किया था 1-2 लोगों से। तो इसकी जो रिफ़ॉर्म है, आपको पता है ना जब सोसाइटी करप्ट होती है तो फिर जो है ना उसमें रिफ़ॉर्म भी आते हैं। उम्मीद है पाकिस्तान के अंदर हालात अच्छे हों। लेकिन है कि जो रिफ़ॉर्मर हैं एक तरफ, दूसरी तरफ से अवाम है, तीसरी तरफ आपकी गवर्नमेंट है। तो क्या आपके ख़्याल में जो रिफ़ॉर्मर हैं, चाहे वो अदलिया हो या मज़हबी जो तबका है, क्या वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे कि वो गवर्नमेंट को नहीं समझा रहे या लोगों को नहीं मतलब ये कि बता रहे कि भई करप्शन ये होती है और अगर आप ना करें तो मुल्क के हालात जो है ना वो बेहतर हो सकते हैं। तो आपके ख़्याल में ये किसकी ज़िम्मेदारी है? कहाँ से ये रिफ़ॉर्म शुरू हो और कहाँ से ये करप्शन के खिलाफ जो है ना ये मुहिम चले। देखिए ना हम कोई नॉन मुस्लिम मुल्क में नहीं है। जैसे मैंने हदीस से आपको हवाला दिया कि इस्लाम जो है इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ें। बल्कि हमारी जो हदीसें हैं इस्लाम के अंदर वो ये है कि गवर्नमेंट अगर करप्ट भी है, तो आपने गवर्नमेंट के साथ आपने कोऑपरेट करना है। लेकिन साथ-साथ आपने गवर्नमेंट को समझाना भी है। लोगों को भी समझाना है कि देखें करप्शन ना करें, इसमें आपका भी नुकसान है, दूसरों का भी नुकसान है, आपकी बदनामी भी हो रही है पूरी दुनिया के अंदर इस तरीके से। तो आपके ख़्याल में ये कैसे ठीक हो सकता है? इख़्लाक़ी बेस के ऊपर किसकी ज़िम्मेदारी है कि वो इसको जो है ना मामले को लोगों को समझाए कि ये बात गलत है? मेरे नज़दीक जो करप्शन पे कैंपेन करने की बात आती है ना, वो सेकंड नंबर पे आएगी। पहले नंबर पे ये है लोगों लोगों को ब्रीथिंग स्पेस मिले। अगर किसी को आप जो है उसकी जायज़ ज़रूरियात स्कूल में पढ़ाने के लिए अगर बंदे के पास वो सफिशिएंट स्पेस नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेज सके। तो यहाँ पे हम उसको नसीहत शुरू कर दें, करप्शन ना करो, ये करो, वो करो, तो वो एक इतनी सेंस नहीं बनाती ये बात। पहली बात ये है कि जब आपके पास इकॉनमी इस तरह से चल रही है कि निस्बतन कुछ बेहतरी की तरफ जा रही है, जिस पोज़ीशन पे भी आप खड़े हैं, आप उससे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो आप उसे चलने दें, लोगों को ब्रीथिंग स्पेस लेने दें। जब हो जाएगा तो उनमें से कुछ लोग जो है वो खुद ही करप्शन से निकलेंगे और बाकी को आप जो है वो इस्लाह करके, रिफ़ॉर्म्स करके आप उनको दुरुस्त कर लें। लेकिन जब आप अ, किसी के पास ब्रीदिंग स्पेस ही मौजूद नहीं है और आप उनसे ये कहें कि भई बहुत ज़्यादा आप मोमेंट बन जाओ, तो वो थोड़े ही होंगे जो इस तरफ आएँगे और बहुत सारे लोग जो है वो अपनी जो ज़रूरियात हैं उनको पहली तरजीह देंगे। नहीं नहीं, देखिए वो तो बात सिचुएशन हाँ, सिचुएशन यहाँ तक पहुँच चुकी है, अभी आपने सुना होगा कि भई वो पता नहीं कितने लोग यूनान में कश्ती जी, उलटने जी। से मर गए। नहीं हाँ, ब ब हाँ, वो अपनी मजबूरियों से तंग है ना, वो इतने मजबूर हैं हाँ। कि उन्हें मौत नज़र आती है और फिर भी वो वहाँ जाने के लिए तैयार हैं, ताकि नहीं वो ब्रीथिंग डॉक्टर साहब स्पेस ले सकें। हाँ, जी। डॉक्टर साहब वो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम जो मजबूर हैं, उनके ऊपर बोझ नहीं डालना चाह रहे। हम जो मजबूर नहीं हैं और जिन्होंने इतना सारा माल जमा किया हुआ है कि 7 पुश्तों तक उनके पास है।
इसके बावजूद भी जैसे आपने मिसाल दी कि आदम के बच्चे को अगर एक सोने की वैली अगर दें, वादी दें तो बोलेगा कि मुझे एक और चाहिए। तो ये जो ग्रीड का जो फैक्टर है ना इसके अंदर, हम इसके ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं। हम उन लोगों के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं कि जिनकी पाकिस्तान को ज़रूरत है। जैसे मैं आपको मिसाल दूँ, जब ये अमेरिका के अंदर 1929 में जो डिप्रेशन आया था ना, बहुत ख़राब डिप्रेशन आया था। लोग जो हैं ऑलमोस्ट भूखे मर रहे थे, लाइनें लगी हुई थी, ब्रेड लाइन थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई हो गई थी, लोगों के बैंकों में पैसे फ्रीज़ हो गए थे। तो हुआ ये है कि वहाँ के जो अमीर लोग थे ना, उन्होंने मिल के ये फैसला किया कि हम जो है ना इस मुल्क की हेल्प करेंगे। हमने बहुत पैसे बनाए हैं, अब हम जो है ना अपना पैसा आपस में जोड़ के लोगों की हेल्प करेंगे, गवर्नमेंट की हेल्प करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। तो मैं जो फ़ोकस कर रहा हूँ ना, मैं ये उनकी मैं बात कर रहा हूँ जो मजबूर नहीं है, अ, जो पैसे दे सकते हैं, जो मतलब वॉलंटियरली आगे आ सकते हैं कि गवर्नमेंट को बता सकते हैं कि देखें, मैं ये कर सकता हूँ, मैं मुल्क के लिए ये कर सकता हूँ। वो चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही। जो अमीर तबका है या जो एलीट है या जिनके पास पावर है। मसलन सैलाब के अंदर मैंने 1-2 लोगों का मैंने सुना है क्योंकि हम अमेरिका से बहुत पैसे हमने भेजे हैं पाकिस्तान सैलाब के लिए। तो यहाँ के जो अमीर लोग हैं लगता है कि कुछ बेहिसी है उनके अंदर कि उनको कोई दर्द ही नहीं है इस चीज़ का कि भई अवाम तकलीफ में है या गवर्नमेंट को हमारी ज़रूरत है तो हम गवर्नमेंट की कैसे हेल्प कर सकते हैं। सो हम उनकी बात कर रहे हैं जिनके पास कैपेसिटी है, जो कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे। पाकिस्तान में होता यूँ रहा है ना कि जो बंदा यहाँ पे अ, अपनी एक एम्पायर बनाता रहा है ना, उसे हम बतौर दुश्मन ट्रीट करते रहे। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने कोई अच्छी फैक्ट्री लगा ली, तो हमने इस किस्म की पॉलिसी बनाई है कि भई उसको जो है वो यहाँ से एक्सपल करके ही छोड़ा है। जैसे कोहिनूर फैक्ट्री थी और वो कोहिनूर कहाँ चली गई, इस तरह के कुछ ब्रांड्स थे हमारे पास। यानी किसी ज़माने में जो अ, इंडिया की बिज़नेस एम्पायर्स हैं, उनसे कहीं ज़्यादा अच्छी तरह कराची डेवलप हो रहा था। फिर हमने पहले नेशनलाइज़ करके उनका बेड़ा गर्क किया। उसके बाद भी हमने इस किस्म की पॉलिसी अपनाई कि जो यहाँ पे अच्छा बिज़नेस डेवलप कर लेता है, तो उसे यहाँ पे रहने नहीं दिया जाता। तो फिर उसके बाद वहाँ पे वही लोग रह जाते हैं जिनमें ग्रीड ही बहुत ज़्यादा गालिब है। बाकी वो जो पैशंस वाला, हमदर्दी वाला जो फैक्टर है, वो उनको तो हम पहले ही जो है यहाँ से भगा देते हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे ऐसे लोग मौजूद हैं जो काम करना चाहते हैं और जिन्होंने किया भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे एमटीपीसी नाम का एक इदारा है, ये आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट बाग में काम कर रहा है। तो अच्छा, वो लोग क्या कर रहे हैं जी, उन्होंने कोई 3-4 हज़ार उनके पास एम्प्लॉइज़ हैं। वो अमेरिका में सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन की, यहाँ से बैठ के। तो उस बंदे ने वहाँ पे लोकल वो बेशुमार लोगों को जॉब प्रोवाइड की। इस्लामाबाद में उसका सेटअप मौजूद है। तो जिन्होंने करना होता है वो करते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे हमारी पॉलिसी जिस तरह की है कि जो बिज़नेस एम्पायर डेवलप करता है और थोड़ा-सा उसमें सिम्पैथी भी होती है, थोड़ा-सा नेशन के लिए अगर कोई होता है, उसे हम दुश्मन ट्रीट करके उसे हम भगा देते हैं। उसके बाद जो ज़्यादा ग्रीड वाले हैं और इस किस्म के लोग हैं, वो यहाँ पे बाकी बच जाते हैं। हुँ। चलें, मतलब है कि एटलीस्ट हमें थोड़ा-सा ज़रा पता चला कि जो है ना इश्यू क्या है यहाँ पे। सोशल इश्यूज़ हैं, बिहेवियर के इश्यू हैं, ग्रीड है, हसद है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमारे पास इस्लाम की सारी नॉलेज है। अब इस्लाम के मुतालिक आपको ज़रा थोड़ी हैरानगी होगी कि मैं खुद जो है ना कैलिफ़ोर्निया में मैं रहा हूँ 25 साल, तो ज़्यादातर दीन को जो है ना मैंने समझा है अमेरिका में बैठ के, वहाँ पे मैंने सीखा है इन चीज़ों को। तो ये भी ज़रा हमें अजीब-सी चीज़ लगती है कि हम अगर गैर मुस्लिम चीज़ में बैठे हैं तो इस्लाम को सीख रहे हैं, लेकिन जब हम पाकिस्तान में आते हैं तो यहाँ हमें इस्लाम नज़र नहीं आता। तो ये जो ज़बानी जो कहते हैं ना कि लिप सर्विस है, ये हमें काफ़ी बड़ी मतलब है कि स्ट्रेंज चीज़ हमें नज़र आती है कि जो है ना नमाज़ों पे हमारा फ़ोकस है, रोज़ों पे और इन चीज़ों के ऊपर, लेकिन मामलात के अंदर जो है ना काफ़ी वीक हैं हम लोग। और
बाहर वाले लोग जो हैं, आपको पता है, अमेरिकन देख लें, वेस्ट के अंदर देख लें, मामलात में बड़े क्लीन हैं वो लोग। ये बात अलग है कि उनके अंदर फ़हाशी के मसले हैं, दूसरे मसले हैं उनके अंदर, और करप्शन भी है, ज़ाहिर है, टॉप क्लास के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर। लेकिन एटलीस्ट जो आम लोग हैं ना, या जो बिज़नेस तबका है, उनके अंदर वो इश्यू नहीं है जो हमारे अंदर है, इस तरीके से। ठीक है, चलें। तो अब ऐसा करते हैं कि 5 मिनट में इसको ज़रा ख़त्म करते हैं। तो कोई ऐसी चीज़ है जो आप डिस्कस करना चाह रहे हैं इसके अंदर, तो बताएँ, फिर इसको ज़रा क्लोज़ करते हैं। आपने यहाँ पे ये बात की कि मामलात के अंदर वेस्ट हमसे ज़्यादा बेहतर पोजीशन पे है। मैं इससे एग्री करता हूँ, लेकिन उसकी वजह जिस तरह से आम लोग समझते हैं, मैं समझता हूँ कि उससे बिल्कुल डिफरेंट है। मसलन आप अगर यूके को देखें, तो यूके में ये हुआ कि कंटिन्यूअसली 2 डेकेड्स तक, 2 दहाइयों तक उनका हर बजट डेफिसिट बजट था। गवर्नमेंट का जो बजट है यूके का, हर बजट उनका डेफिसिट बजट रहा। अच्छा, फिर 2020 में जब कोविड आया, तो उसकी वजह से एक ही क्वार्टर में उनका जीडीपी फर्दर फॉल कर गया, 15 से 20% के दरमियान। अब जब ये फॉल कर गया, तो इसका मतलब क्या है, रेवेन्यू भी फॉल हुआ, टैक्स कलेक्शन भी फॉल हुई डेफिनेटली, राइट। अब इस वक्त होना यूं चाहिए, जो हमारी एक लेमैन की अंडरस्टैंडिंग है, उसके मुताबिक ये होना चाहिए, गवर्नमेंट को जो है वो बचत करनी चाहिए। भाई, पैसे, रेवेन्यू गवर्नमेंट का कम हो गया है। उस वक्त गवर्नमेंट ने इतनी फ्रेंडली पॉलिसी अपनाई, वो आपको पता ही होगा। उन्होंने ये कहा कि जो भी बंदा फॉल ऑफ हुआ है, यानी बिजनेस उसका जो है वो चल नहीं सका, या उसको उसके जो बॉस ने फायर किया है, तो हम उसकी प्री कोविड इनकम का 80% उसको पे करेंगे, राइट। अब इतनी फ्रेंडली पॉलिसी में वो लोगों की बुनियादी जरूरियात ये 80% पूरा कर लेगा, उसके बाद किसी को क्या जरूरत है कि वो करप्शन करे। या इसी तरह फॉर एग्जांपल आप इटली की एग्जांपल देखिए, इटली में भी ऐसे ही हुआ कि 2 डेकेड्स तक उनका डेफिसिट में था कंटिन्यूअसली, और फिर एकदम से उनका भी कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा फॉल हुआ। अब उन्होंने पॉलिसी क्या अपनाई, वहाँ पे उन्होंने 400 बिलियन यूरो की लोन गारंटी दे दी। फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ, अगर बिजनेस के लिए मुझे लोन चाहिए, तो मुझे खुद से उसके लिए कोई कोलेटरल देने की ज़रूरत नहीं है, वो गवर्नमेंट ने दे दिया है। मैं वहाँ से पैसे लूँगा और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। अब अगर मुझे इतनी फैसिलिटी मिलती है, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, अपने बच्चे जो है उनको उनकी ज़रूरियात पूरी कर सकता हूँ, तो फिर उसके बाद मुझे ज़रूरत क्या है करप्शन की? ठीक, कम से कम वो लोग जो मजबूरी में करप्शन करते हैं, उनमें से बहुत सारे जो है वो क्लीनलीनेस की तरफ जाएँगे, वो फेयरनेस की तरफ जाएँगे, ठीक। तो यूरोप में अगर बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है, उसकी वजह ये है कि उनकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी हो रही है। अदरवाइज़ ये आप देखें कि यहाँ से जो हमारे पाकिस्तानी हैं, जिनकी नेचर को आप लोग जानते हैं, ये भी जब वहाँ पे जाते हैं तो बहुत निस्बतन ऑनेस्ट होते हैं, और सारे सारे वो रूल्स रेगुलेशन भी फॉलो कर रहे होते हैं, और ट्रांसपेरेंसी भी होती है, इसलिए कि उनकी बुनियादी ज़रूरियात वहाँ पे जाके पूरी हो जाती हैं। मेरे नज़दीक बेसिक इशू ये है कि लोगों की इनकम को इस लेवल तक ले जाया जाए कि वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात को पूरी कर सकें। उसके बाद हम ट्रांसपेरेंसी की बात करें, उसके बाद हम दूसरी बातें करें, तो वो मुनासिब लगती है। लेकिन अगर हम जो है वो इसलिए परेशान हैं कि बच्चों की फीस कैसे कैसे पे करनी है, तो फिर ये इशू ही रहेगा कि ट्रांसपेरेंसी कैसे इंश्योर की जाए। या बाय द वे, यूएस के जो है ना हालात, वो इतने अच्छे नहीं है। 40% लोग जो है ना, जो कंज्यूमर हैं, वो अपना बिजली का और गैस का बिल नहीं पे कर पा रहे। पाकिस्तान उस हिसाब से फिर भी बेहतर है। दूसरा ये कि डेब्ट में बहुत जो है ना कंज्यूमर हैं। $17 ट्रिलियन का डेब्ट चला गया है। गवर्नमेंट का जो डेब्ट है वो 30 ट्रिलियन तक चला गया है। तो ये जो हम सूद की बात कर रहे हैं ना, ये दोनों तरफ से नुकसान पहुँचाती है ना। एक तरफ गवर्नमेंट के लेवल पे, जैसे आप कह रहे हैं कि आधे से ज़्यादा जो बजट है हमारा, वो डेब्ट सर्विसेज के अंदर जो है ना खर्च हो जाता है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो कंज्यूमर डेब्ट है ना, वो सिर्फ 4% है। अमेरिका में बहुत हाई है। लोगों ने क्रेडिट कार्ड के ऊपर अपने वो लिए हुए हैं, कर्ज किया हुआ है, और फिर महीने के आखिर में जो उनको तनख्वाह मिलती है, तो सारा जो है ना उसकी जो लोन की जो पेमेंट है ना, उसमें चली जाती है। स्टूडेंट लोन है, घर का लोन है, गाड़ी का लोन है।
तो इस पे भी ज़रा हम लोग ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में कोशिश हो रही है कि यूज़री या सूद के ऊपर जो है ना वो देख रहे हैं कि कम हो रहा है तो इसको बढ़ाया कैसे जाए। हालाँकि उनको पता है कि सूद की वज़ह से काफ़ी नुकसान हुआ है वेस्ट के अंदर। लोग जो है ना काफ़ी डेब्ट में हैं और मतलब परेशान हैं। सेविंग उनकी भी जो है ना बहुत ही खराब होती जा रही है सिचुएशन जो है अमेरिका में। तो इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे सूद के ऊपर कि इसके क्या नुकसानात हैं और वेस्ट के अंदर जो है ना उसके सोसाइटी को और गवर्नमेंट को जो है ना कितना उसके अंदर नुकसान हो रहा है इसके अंदर। तो डॉक्टर साहब बहुत-बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। ओके जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।